गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो आपका भाषा से संबंधित था, भाषा और व्याकरण, उसे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। टॉपिक है हम लोगों का वर्ण विचार। वर्ण विचार शब्द से जो टॉपिक हमें मिला है, स्पष्ट होता है कि हमें विचार करना है। किस पर विचार करना है? तो वर्ण को लेकर। वर्ण जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते यह हैं कि वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ण को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेटर। नहीं, तो वर्ण अर्थात अक्षर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। हमें विचार करना है इस पर। सबसे पहले वर्ण विचार में हम लोग जानेंगे कि वर्ण होता क्या है। वर्ण होता क्या है? तो वर्ण होता क्या है, ये समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार समझेंगे कि जैसे यह बिल्डिंग बनी है, यह स्कूल का जो बिल्डिंग बना है, जो रूम बना है, या आपके घर का, जिस घर में आप रहते हो, जो घर खड़ा है, वह किस पर खड़ा है? तो वह नींव पर खड़ा है। नींव होती है, यानी कुछ दीवार जो होता है, दीवार का पार्ट धरती के नीचे है, जो कि हमें दिखता नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, क्या कि जमीन के नीचे भी क्या है? दीवार है। जमीन के नीचे भी कुछ ईंटें गड़ी हुई है, जिसको आधार बनाकर ये बिल्डिंग खड़ी की जाती है। उस आधार में, उस नींव में हम क्या लगाते हैं? ब्रिक्स लगाते हैं, ईंट, है ना, ईंट लगाते हैं। यह ईंट पर ही बिल्डिंग कैसे खड़ा होता है? तो ईंट पर ईंट को हम रखते हैं, ईंट पर ईंट को रखते हैं, और इस तरह से एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ जोड़ते हैं, सीमेंट, बालू और गारे के साथ। इस प्रकार हम इस बिल्डिंग की रचना करते हैं। तो ईंटों से जो है महल बनते हैं, ईंटों से महल बनते हैं। हमारा शरीर जो बनता है, किससे बनता है? सेल से बनता है। सेल क्या होता है? कोशिका। मैं आपको बायोलॉजी में लेके चला गया, है ना। तो कोशिका से हमारा शरीर बनता है। कोशिका से जो है ऊतक बनता है, टिश्यू। सेल मिलकर के टिश्यू को बनाते हैं। यानी कोई भी संरचना है, कोई भी जीव की संरचना का सबसे छोटी इकाई
जीव के संरचना की, जीव की जो रचना हुई उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कहने का मतलब कोई बिल्डिंग खड़ा है, इसकी इकाई क्या होती है? सबसे छोटा पार्ट ईंट होता है। उसी तरह से अगर हम किसी भाषा की बात लें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे न्यूनतम इकाई, आधार जो होता है वह क्या होता है? वर्ण होता है। यानी वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण किसी भाषा की इतनी छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं ए से जेड तक अगर हम अक्षर को मिलाएं, है ना, लेटर को मिलाएं ए से जेड तक तो कितने होते हैं? ए से जेड तक आपका कितना होगा जी? सभी बच्चे जानते हैं, है ना, ए से जेड तक अगर हम देखें कितने होते हैं तो आपका कहोगे 26 लेटर्स होते हैं सर। और ए से जेड तक में 26 लेटर होते हैं जिसमें हम ए, ई, आई, ओ, यू को लेते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो है वॉवेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। ये कितने हैं? ये तुम्हारा 5। ये हम लोग का कितना है? 5। तो 26 में से 5 माइनस कीजिए, कितने हो गए? 21 जो लेटर बच गए हैं वही क्या हो गए? वही आपका हो गए कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो 21 कॉन्सोनेंट्स हुए, 5 जो है वॉवेल्स हुए। ये क्या इंग्लिश की बात है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में क्या होता है? तो हिंदी में आपका 11 है ना स्वर वर्ण हुए। स्वर वर्ण की संख्या क्या हो गई? स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गई और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई? व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 35 हो गई। ठीक है। पूरा जैसे अंग्रेजी में आपके 26 अक्षर होते हैं जिसमें 5 जो है स्वर होते हैं और 21 जो है व्यंजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में स्वर की संख्या, वॉवेल्स की संख्या 11 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या 33 होती है। ये सब मिलकर के कितने हो गए? 44। जिस तरह से अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं ठीक उसी प्रकार हिंदी में आपका कितने लेटर हो गए? 44, है ना। 44 कितने अक्षर हो गए? अक्षर या वर्ण? 44। ठीक है। तो ये है आपका वर्ण, है ना, कि वर्ण यानी लेटर, वर्ण को क्या कहते हैं? 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है जिसमें क्या क्या आता है? अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए जोड़िए 11 हो गया। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, किस पर? व्यंजन वर्ण पर। उसमें भी आइए औ। एक बार 1 मिनट और रुकिए। देखिए यहाँ पर जैसे हम औ तक बताए, अ से औ तक 11 हुए। औ के बाद क्या आता है? औ के बाद अंग आह आता है। अंग आह को जो है स्वर वर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और न ही वह व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। न तो स्वर है न तो ये व्यंजन। ठीक है। अंग और अ पर अनुस्वार जो होता है और अ के बाद विसर्ग जो होता है अह, उसको न तो स्वर में रखा जाता है और न तो व्यंजन में। ये हुआ आपका क्या? स्वर वर्ण की बात। फिर व्यंजन वर्ण में आई तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। उसमें भी हम क्या पाएंगे? उसमें भी हम पाते हैं कि कवर्ग के अक्षर, चवर्ग के, टवर्ग के, तवर्ग के, पवर्ग के और यवर्ग के अक्षर आते हैं।
टोटल कितने हैं? 33। ठीक है, तो उसमें भी आपका किसको किसको हम नहीं लेते हैं, तो अंग और ढ को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ण है, स्वर और क्या व्यंजन, ये दोनों जब मिलते हैं एक साथ तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन दोनों का समूह एक साथ मिलेगा, एक साथ रहेगा, तो वह क्या हो गया? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है? वर्ण के बाद प्रश्न यह उठता है कि वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप पूछेंगे क्या कि वर्णों का निश्चित और क्रमबद्ध समूह क्या हो? तो वर्णों का निश्चित यानी हम अ से क्या लिखे? अ तक लिखे, लगातार अ से कहां तक लिखे? अ तक, है ना? अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, सब अ से अ तक। और इधर क्या लिखे? क वर्ग से लेकर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, ये सारे अगर अक्षर को लिखते हैं कहां तक? स्र तक, क से लेकर स्र तक, ये सारे क्या सारे अक्षर अगर लिखे गए तो इसे हम क्या कहेंगे? एक साथ ये हैं, एक क्रम से हैं, एक तरीके से सजाकर लिखे गए हैं, तो इनके समूह को हम क्या कहेंगे? इनके समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये मैं जो भी बातें बताया आपका पेज नंबर 12 से लेकर के बताया, आप ध्यान दें और इसे देखें पेज नंबर 12 में सारी बातें। आइए पेज नंबर 13 में देखा जाए क्या दिया गया है? ये स्वर। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग यानी अ पर अनुस्वार। सभी बच्चे पेज नंबर 13 को देखें, निकालें, उसमें देखें लिखा हुआ है हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अ पर अनुस्वार यानी अंग तथा अह क्या होता है? अ पर विसर्ग भी लिखे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ क्या लिखे जाते हैं? तो अंग और अह भी लिखे जाते हैं। देखिए क्या लिखा गया इसके बाद? ये न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन, यानी इनको पूर्ण रूप से स्वर नहीं माना गया है और न ही ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। ठीक है, आ पर अनुस्वार, नीचे फिर देखिए क्या लिखा गया है? आ पर अनुस्वार, जो आ के ऊपर बिंदु दिया जाता है, ये देखिए आ के ऊपर जो ये बिंदु दिया जाएगा इसे, इसको क्या कहते हैं? इसे अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है? यही आपका अनुस्वार है, आ पर जो बिंदु दिया जाएगा। ठीक है, आ के ऊपर जो बिंदु दिया जाता है वह क्या है? अनुस्वार, है ना? आ के ऊपर बिंदु देखिए, ये क्या है? यही अनुस्वार है, इसी को कहते हैं अनुस्वार, है ना? इस बिंदु को क्या कहेंगे? यही है अनुस्वार। और अ के बाद जो ये विसर्ग दिया जाता है इसको क्या कहेंगे? इसको, है ना, इसी को कहेंगे क्या? आपका विसर्ग। बाहर से कर भी दंत स ग ऊपर विसर्ग। तो ये हुआ विसर्ग, और एक बीच में देखिए चंद्र बिंदु दिया गया है। अ के ऊपर चंद्र बिंदु दिया जाता है ना? अ के ऊपर क्या दिया जाता है? चंद्र बिंदु। देखिए अ के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु दिया जाता है ना? इस तरीके से, है ना?
इसे क्या कहते हैं? इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अनुनासिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुनासिक आने का मतलब क्या है? और के ऊपर चंद्र बिंदु होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से होता है ना। जैसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं चांद, चांद। चांद नहीं कहा जाता है, चा के ऊपर जो अनुस्वार होता है उसमें हम क्या बोलेंगे? हम तो क्या हम लोग बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं चांद, लेकिन एक्चुअल में उसका उच्चारण जो है चांद नहीं होता है। क्या होता है? चांद, चांद। यानी हम मुंह से उच्चारण किए और नाक की सहायता लिए, चांद। ठीक है, तो ये हुआ आपका चंद्रबिंदु। और नीचे देखिए आपका बॉक्स में जो है मात्रा लिखा गया है। अ में आकार, अ में कोई मात्रा नहीं, आकार, आ में आकार की मात्रा, ह्रस्व में हर्षिकार की मात्रा, दीर्घई में दीर्घिकार की मात्रा, ह्रस्व में हर्षुकार की मात्रा, दीर्घु के लिए दीर्घुकार की मात्रा। तो ये सब मात्राएं दी गई है और मात्राओं से रिलेटेड शब्द दिए गए हैं। ठीक है, काला आकार की मात्रा में काला, जाला हर्षिकार की मात्रा में शीर, खील दीर्घिकार की मात्रा में कील और भीड़, हर्षुकार की मात्रा में कुत्ता और पुल, दीर्घुकार की मात्रा में दूर, फूल और रीकार की मात्रा में कृपा, प्रकृति। ठीक है, फिर इधर आप आइए पेज नंबर 14 में क्या है? ए कार की मात्रा से शब्द बना है भेड़, सेब। अय कार की मात्रा से शब्द बना है पैसा, कैसा। ओ कार से बना है ढोल और मोर, और औ कार की मात्रा से बना है कौन, मौन। ठीक है, तो ये था आपका क्या? स्वर और स्वर वर्ण से रिलेटेड, स्वर वर्ण से संबंधित उसकी मात्रा। नेक्स्ट आइए हम आते हैं व्यंजन वर्ण पर। हम आते हैं व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण में क्या पढ़ा जाएगा? तो व्यंजन वर्ण में देखिए क्या लिखा गया है। सारे व्यंजन वर्ण देखिए इसमें हलंत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? हलंत। क्यों? क्योंकि ये जो है रियल व्यंजन वर्ण है। रियल का मतलब क्या हुआ? रियल का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये व्यंजन वर्ण जो है स्वर से क्या है? स्वर के बिना है। हलंत देने का मतलब क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य। यानी इसमें जो है जितना भी दिए गए हैं व्यंजन वर्ण हलंत को लेकर के, इसमें क्या है? अ की मात्रा नहीं है। ठीक है, अ के बिना है। हम जानते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर होता है। तो स्वर और व्यंजन वर्ण में अंतर यह होता है मुख्य रूप से कि स्वर जो है, स्वर वर्ण बिना किसी वर्ण या बिना किसी अक्षर की सहायता से उच्चारित होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जबकि व्यंजन वर्ण की सहायता बिना स्वर वर्ण की सहायता से संभव नहीं है। यहाँ पर हम क बोलते हैं, तो क हम अक्षर बोले, क जो वर्ण बोले इसमें दो अक्षर मिला हुआ है। क्या क्या? एक क हलंत और एक अ। ठीक है, क हलंत और अ मिलकर क्या बना है? क। उसी तरह से च हलंत, च हलंत और अ मिलकर क्या बनता है? च। यही बात सारे व्यंजन वर्णों के साथ लागू होती है, चाहे वह क वर्ग के अक्षर हो, च वर्ग के अक्षर हो, ट वर्ग के हो, त वर्ग के हो, प वर्ग के हो या य वर्ग के हो, जो भी
सबके साथ ये बातें जुड़ी हुई है ना। और देखिए ह तक जो अक्षर दिए गए हैं, इसमें ध्यान दीजिए, ह तक जो अक्षर दिए गए हैं वह क्या है, उसमें हलंत दिया गया है, लेकिन छ, त्र, ज्ञ और स्र में हलंत नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और स्र को हम वास्तव में क्या कहते हैं, ये जो है संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर, दो अक्षर से मिलकर ये बने हैं। छ जो है आधा क हलंत और स से मिलकर बना है, मूर्धन्य स से, ठीक है। त्र जो है किससे बना है, त हलंत और र को मिलकर बना है। ज्ञ जो है किससे बना है, ज हलंत और य को मिलकर बना है। और स्र जो है वह किससे बना है, तो तलार्थ श हलंत और र को लेकर बना है। ठीक है, ध्यान दें इस बात पर। ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है। ठीक है, देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहा गया है, संयुक्त अक्षर कहा गया है। तो ये दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं अक्षर। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला रहता है। सभी व्यंजनों, देखिए क में क्या है, अ मिला है ना, तभी जो है, अगर अ नहीं मिलेगा तो क्या देंगे हम, क हलंत, क हलंत और अ मिलके क बनता है। तो जितने भी व्यंजन है, चाहे क हो, चाहे च हो, चाहे प हो, चाहे य हो, चाहे र हो, सब में जो है अ मिला रहता है। हो गया। तो ये था आपका क्या, व्यंजन की बात। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 15 की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं डियर्स। अगले जो टॉपिक है इसका पेज नंबर क्या है, 15 में जो विशेष बातें दी गई है, स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, उसको लेकर के, और विशेष र के साथ ह्रस्व और दीर्घ की मात्रा में क्या किया गया है, उसको लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इस 15 नंबर पेज के साथ। धन्यवाद।